It's my honor and my privilege to welcome here the person who has written the lyrics of several of the songs that we played for you. He's a lyricist, he's a poet, he's a theater artist. राजेश निर्मल, तुम कहाँ पे हो भैया? आ जाओ ऊपर। तो आप सभी का स्वागत कि आप जो है PM 2.5 से जूझते हुए यहाँ तक पहुँचे। और मैं अपने फर्रे खोल लेता हूँ, लेके आया हूँ। तो ये जो कविता मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने लिखी थी किसान प्रोटेस्ट के दौरान। एक लंबा समय चला था, पूरा 1 साल, समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। एक बहुत लंबा समय था। उस दौरान मैं गांव भी गया था। अच्छा, बाय द वे मैं अयोध्या से हूँ, जिसे पहले फैजाबाद कहा जाता था। हाँ, तो इस कविता का नाम है, मतलब पहली लाइन है, चींटियां सब उठा ले जाती है। तो असल में हुआ ये था कि मैं जब गांव गया तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था जो आंधी में गिर गया। और गिरने के बाद मैंने देखा कि सब लोग उस पर बातें कर रहे हैं कि इसको हटवा लो वरना ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ हो जाएगी, पड़े रहने दो। बोला नहीं नहीं, हटवा लो। हमने नहीं हटवाया, वो पड़ा रहा। 1 साल बाद मैं दोबारा गाँव गया और मैंने देखा कि चींटियां जो थी वो आधा पेड़ खा गई थी। तो और उसी दौरान ये प्रोटेस्ट भी चल रही थी। तो जब मैं लौटा तो तीनों कानून जो है वो वापस हो गए थे और जो है प्रोटेस्ट सक्सेसफुली खत्म हुई थी। तो तब ये कविता लिखी थी। चींटियां सब उठा ले जाती हैं, बारीक सी नजर आने वाली चट्टान घसीटे जाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। सरकारी चीनी की बोरी जो छिपकर बेची जाती है वो बड़े हक से उसमें भी अपना हिस्सा लगवाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। बड़े बड़े मकोड़े जो उड़ते हैं इतराते हैं, बड़े बड़े मकोड़े जो उड़ते हैं इतराते हैं, पेट भरा होता है फिर भी जान मार के खाते हैं। बड़े बड़े मकोड़े जो उड़ते हैं इतराते हैं, पेट भरा होता है फिर भी जान मार के खाते हैं। जब हो जाते हैं घायल, जब हो जाते हैं घायल, उनको जिंदा ढो ले जाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। कहते हैं हमारे गांव के बच्चे कि चींटियां हवाओं में रहती हैं। कहते हैं हमारे गांव के बच्चे कि चींटियां जो है हवाओं में रहती हैं, जैसे पूर्वा हवा में होती है नमी। कहते हैं हमारे गांव के बच्चे कि चींटियां हवाओं में रहती है जैसे पुरवाई में रहती है नमी। वो लंबे चौड़े मजबूत पेड़ को मिट्टी में पटक मिलाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी इंसान, दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी इंसान, जिसने जमाए हैं जमीनों पर कब्जे, खींची हैं बड़ी बड़ी सरहदें, वो उसी की आंख के नीचे उसकी जमीन खोदती हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाती हैं, चींटियां सब उठा ले जाती। नजर में आ जाएं तो बड़ी आसानी से कुचल दी जाती हैं। सॉरी, नजर में आ जाएं तो बड़ी आसानी से कुचल दी जाती हैं, फिर भी निडर होकर वो अपना हिस्सा उठाने आती हैं। याद रखना, चींटियां झुंड में आती हैं और सब उठा ले जाती। थैंक यू। ये जो कविता है, इम्तियाज और मैं, हर साल स्कूल में जब खेला जाता था ड्रामा, हर साल जब स्कूल में खेला जाता था ड्रामा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, मास्टर जी हम सबको बना देते थे फौजी और हमेशा इम्तियाज ही बनता था आतंकवादी। हर साल जब स्कूल में खेला जाता था ड्रामा, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, मास्टर जी हम सबको बना देते थे फौजी और हमेशा इम्तियाज ही बनता था आतंकवादी। हम सब घेर कर मारते थे उसे गोली और वो मुस्कुराकर मर भी जाता था। हम सब घेर कर मारते थे उसे गोली और मुस्कुराकर मर भी जाता था। सारा स्कूल बजाता था ताली उसके मरने पर, सारा स्कूल बजाता था ताली उसके मरने पर। अब सोचता हूं तो महसूस होता है कि इम्तियाज असल में मरता होगा हर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा थोड़ा।
भूगोल की किताब में भूगोल की किताब में हमें पढ़ाया गया मानचित्र, आजकल ये काफ़ी इंटरनेशनली चर्चा में है। भूगोल की किताब में हमें पढ़ाया गया मानचित्र और इतिहास में हमें पढ़ाया गया उन्हीं मानचित्रों के लिए युद्ध। भूगोल की किताब में हमें पढ़ाया गया मानचित्र और इतिहास में हमें पढ़ाया गया उन्हीं मानचित्रों के लिए युद्ध। विज्ञान की किताब में बम की खोज करने वाले को बताया गया महान वैज्ञानिक। फिर जो मारे गए हाशिए पे खड़े बेगुनाह लोग उस आविष्कार से, उन्हें मिला अखबार में बस एक छोटा सा कोना। अखबार जो हमारे यहाँ बच्चों के हाथ लगता है तो फिर से वो उसे जंगी जहाज बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। थैंक यू। एक दिन मैं ऐसे निकला था तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी बहस चल रही है राष्ट्रगान के ऊपर, और मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी था पहले। तो मैंने देखा एक दिन अचानक कि राष्ट्रगान बजा और क्या मैजिक हुआ कि सब के सब जहां थे वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। तो उस पर ऐसे बस थॉट आया कि क्या अद्भुत जादू सा है राष्ट्रगान, क्या अद्भुत जादू सा है। जब भी बजता है मेरे स्कूल में, जहां तक पहुंचती है उसकी धुन, सब धीरे धीरे थमने लगते हैं। जो नहीं थमता उसे घूरा जाता है थमने के लिए, जो नहीं थमता उसे घूरा जाता है थमने के लिए। थम क्यों नहीं जाते, जम क्यों नहीं जाते, क्यों कर रहे हो पाप? इस पाप पुण्य की इशारेबाजी के बीच नाचते हैं पेड़, फुदकती हैं गिलहरियां। इस पाप पुण्य की इशारेबाजी के बीच नाचते हैं पेड़, फुदकती हैं गिलहरियां। उनका भी है राष्ट्र, शायद गान उनका नहीं है। खैर, राष्ट्रगान पर थम जाना चाहिए सब कुछ, नियम भी होगा शायद कानून में। ठहरे ठहरे ही ख्याल आया कि जब हुकूमत हो जाए लाचार, रोकने में दंगे, शायद राष्ट्रगान से ही रोका जा सके कुछ। जब हुकूमत हो जाए लाचार, रोकने में दंगे, शायद राष्ट्रगान से ही रोका जाए कुछ। बजा देना चाहिए उसे लाउडस्पीकर पर, 52 सेकंड के लिए ही सही, शायद रोके जा सके हत्या और बलात्कार। क्या बात है। एक दिन मैं स्टेशन पे था, गांव जा रहा था। जाते हुए मैंने देखा कि दो लोग बैठे हुए हैं। बैठे बैठे ही मैंने उनको देखा और अचानक से उस पूरी सिचुएशन पे एक बस दिमाग में क्लिक हुआ। होने वाले विकसित भारत के विकसित हो चुके किसी स्टेशन पर, होने वाले विकसित भारत के विकसित हो चुके किसी स्टेशन पर जगमगा रही हैं बड़ी बड़ी स्क्रीन। बैठा हुआ है एक बुजुर्ग जोड़ा, जैसे बैठा था प्लेटफॉर्म पर, ठीक वैसे ही बैठा है मेरे जहन में अब तक। सूखे हुए होठ, धूल से सना चेहरा, गालों पर आंसुओं के निशान। क्या हुआ? मैंने पूछा। बेटे की हादसे में मौत हो गई है, मिट्टी में पहुंचना है गांव जल्दी। 48 घंटे से नहीं आई है कोई गाड़ी। माँ बाप, एक पूरा गांव और एक लाश 48 घंटे से रेलगाड़ी के इंतजार में है। बगल में एक चमचमाती रेलगाड़ी आ रही है और जा रही है हर सेकंड स्क्रीन पर। बीच में बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही थी और प्रोटेस्ट चलते चलते मैंने देखा कि जहां पर भी ज्यादा लोग इकट्ठे होते थे वहां धारा 144 लगा दी जाती थी। धारा 144 लगाई कि कोई जा नहीं सकता है, कोई आ नहीं सकता है। तो उस दौरान वो 144 इतनी बार दिमाग में आई और एक दिन बैठे बैठे ही आ गई थी कि काश दिमाग में भी लगाई जा सकती धारा 144। काश दिमाग में भी लगाई जा सकती धारा 144। बहुत सी बातें एक साथ ना घूम रही होती तब। 4 से ज्यादा चिंता एक साथ ना टहलती माथे पर दाएं से बाएं। हमें भी आराम से आ जाती नींद जलती हुई लाशें देखकर। और अपनी आखिरी कविता के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। ये कविता एक अलग तरह के विरोध और प्रेम के साथ रची गई, बनाई गई है। तो एक दिन एक मेरी दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि
यार ताजमहल देखने क्या हम साइकिल से जा सकते हैं? तो मैंने कहा डिज़ायर तो बड़ी अच्छी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है, कई सारी दिक्कतें हैं। तो वो थॉट मेरे दिमाग में रह गया, और जब रह गया फिर मैंने उसके बारे में सोचता रहा, और फिर कुछ आया ऐसे कि एक दिन हम साइकिल से चलेंगे देखने ताजमहल। एक दिन हम साइकिल से चलेंगे देखने ताजमहल। लंबी खाली सड़क पर सिर्फ तुम चला रही होगी साइकिल, मैं बैठूंगा पीछे तुम्हारे लिए पानी की बोतल। जितनी बार बजाओगी तुम साइकिल की घंटी, गिरेंगे अमलतास के पीले फूल सड़क पर। जिस दिन हम साइकिल से चलेंगे देखने ताजमहल, हम बिना टिकट घुसेंगे अंदर और दौड़ाएंगे अपनी साइकिल मुमताज के मकबरे के इर्द गिर्द। लौटते हुए सब घूरेंगे तुम्हें, देखेंगे शक की निगाहों से। तुम मुस्कुराना, साइकिल को थोड़ा और तेज दौड़ाना, बीच बीच में रुककर घूरने वालों के सामने साइकिल की घंटी बजाना। इतनी बजाना कि वो फूलों में दब जाए। फिर बगल से निकाल कर साइकिल पुरानी दिल्ली ले आना। फिर हम साइकिल से चलेंगे देखने एफिल टावर। तुम चलाना, मैं पानी की बोतल लिए पीछे बैठूंगा तुम्हारे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।